हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो फंक्शन और रिलेशन के इस जर्नी में अब हम लोग काफी आगे आ चुके हैं एंड अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर यूं कहूं हम नेचर में ऑब्जर्व करेंगे, जो कि है आपका पीरियोडिक फंक्शन। अब ये जो पीरियोडिक फंक्शन है इसका महत्व हम लोगों के लिए अब फिजिक्स में भी आता है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग रोटेशन तक के चैप्टर्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब फर्दर आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए ये वाला पार्ट एक प्री रिक्विसाइट बनने वाला है, क्योंकि रोटेशन के बाद आएगा ग्रेविटेशन एंड देन ग्रेविटेशन के जस्ट बाद आपका वेव मोशन स्टार्ट हो जाएगा या फिर हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। तो वहां पर जिस तरह के रिलेशंस या फिर मैं कहूं फंक्शंस हम लोग नेचर में ऑब्जर्व करने वाले हैं वो पीरियोडिक इन नेचर होंगे। तो यहां से हम लोग अपने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को बिल्ड करेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज को बिल्ड करेंगे और वहां पर उन चैप्टर्स के अंदर हम लोग एज अ मैथमेटिक्स जो हमारे लिए लैंग्वेज की तरह वर्क करती है नेचर से कम्युनिकेट करने के लिए, तो उन चैप्टर्स में राइट नॉलेज, राइट लॉज को या राइट फिनोमिना को नेचर में समझने के लिए हम यहां से लिया हुआ ज्ञान वहां पर एज अ लैंग्वेज यूज करेंगे, ताकि सारी जानकारी नेचर हमको खुद ब खुद प्रोवाइड करे। सो इसलिए पीरियोडिक फंक्शन को हमको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करना है, सिर्फ एक डेफिनेशन के सहारे हमें आगे नहीं बढ़ना है। अब एग्जांपल के फॉर्म में देख लो कि कैसी चीजें होती है जहां पर हम पीरियोडिक फंक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है, जैसे कि मैं अगर एक पेंडुलम को ले लूं तो पेंडुलम अपने मोशन को रिपीट करता है, तो यहां पर जो रिलेशन आप निकालोगे नेचर को ऑब्जर्व करके वो पीरियोडिक इन नेचर होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, जैसे कि आपका अगर मान लो आपने एक बॉक्स को स्प्रिंग के साथ अटैच कर रखा है और उसको आपने एक्सपैंड किया और उसको छोड़ दिया, कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, तो इस टाइम पे जो मोशन मिलेगा आपको वो पीरियोडिक इन नेचर होगा। फिर आपका लाइट वेव हो गया, जो कि साइन वेव्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यहां पर आपको जो फंक्शन मिल रहा है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। कम्युनिकेशन के दौरान जिन रेडियो वेव्स का हम लोग यूज करते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो पीरियोडिक फंक्शन वहां पर भी हमें देखने को मिलेगा। फिर आपका आता है घर में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, वो भी पीरियोडिक इन नेचर होता है, क्योंकि वहां पर साइन वेव के फॉर्म में करंट आपको दिया जाता है। ठीक है, सो यहां पर भी आपको पीरियोडिक मिल रहा है। और पीरियोडिक का बेसिक मतलब ये हुआ ऐसे फंक्शंस जो अपने आउटपुट वैल्यूज के फ्लो को रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ इनपुट वैल्यूज। कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने जीरो इनपुट दिया, आउटपुट आया, ठीक है, फिर मैं वहां पर थोड़ा आगे बढ़ता हूं और वापस से मेरा फंक्शन का एक कर्व बनता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं कि मैंने इनपुट दिया, मेरे पास एक आउटपुट आया और मेरा आउटपुट बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक कर्व आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, यहां पर आ रहा है, फिर इतना जा रहा है, फिर यहां से आके यहां पर आप देखो अब ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों फंक्शंस में इनपुट और आउटपुट को आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट से ये वाला जो एक्स का पॉइंट है और यहां पर जो एक्स का पॉइंट है, यहां तक का फंक्शन और यहां तक का फंक्शन देखो, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, मतलब एक जैसे हैं। सिमिलर ना कह के मैं इसको ज्यादा बेटर होगा, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम है अगर मैं इनको विजुअल अपीयरेंस से देखूं तो। सो यहां पर जो एक्स में इनपुट आप देना स्टार्ट कर रहे थे, वाई में उसका आउटपुट आ रहा था, तो फ्लो आपको इन द फॉर्म ऑफ कर्व नजर आ रहा है। ये फ्लो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ इनपुट वैल्यूज ये अपने आप को रिपीट करेगा। अब यहां पर x की वैल्यू अगर a है तो यहां पर a नहीं होगी, यहां पर b होगी, लेकिन ये यहां पर क्योंकि गैप आपका जो है ये फिक्स है, इस गैप के बाद अगर आपने ये गैप मान लो आपने ले लिया, वो गैप आपका c है, तो अगर आप a में c ऐड करोगे तो आप b पर पहुंचोगे, तो यहां पर आपको जो आउटपुट मिलेगा और a पे जो आउटपुट मिलेगा, दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, इस तरह की चीजें जब हम नेचर में एनकाउंटर करते हैं, जैसे कि पेंडुलम, अगर आप मान लो मैं उसके पोजीशन का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना रहा हूं, तो अभी टाइम जीरो है, पेंडुलम यहां पर है, वो यहां पर आया, टाइम गया, ठीक है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब टाइम जब ये वापस आ रहा है तो भी टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर इस यहां से यहां जाने में और वापस आने में इसने एक पर्टिकुलर टाइम लिया। उस टाइम पीरियड के बाद इसने अपनी पोजीशन को रिपीट किया है। अब ये वापस से आगे बढ़ेगा, वापस से पीछे जाएगा, वापस से आगे जाएगा, वापस से पीछे जाएगा, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपनी पोजीशंस को रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ऑब्वियसली उसमें होगा क्या कि भाई टाइम तो आगे फ्लो करता जा रहा है, लेकिन जो पोजीशन यानी एक्स का ग्राफ अगर मैं लेता हूं, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट का ग्राफ अगर मैं लेता हूं से फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो टाइम के साथ अपने आप को रिपीट करेगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। सिंपल सा लॉजिक, वो फंक्शंस जो अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ इनपुट वैल्यूज। ठीक है, तो इस इंटरवल को, अब ये इंटरवल हमारे लिए खास चीज हो गई, पीरियोडिक फंक्शन का कैरेक्टर बन गया ये, तो इस इंटरवल को एक नाम देना चाहिए, तो हमने इस इंटरवल को एक नाम दिया जो था उसका पीरियड। उस इंटरवल को हमने नाम दिया पीरियड, और इसीलिए हमने इसके आगे आई सी लगा के और फिर लिख दिया पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, सो इस पीरियड को हम लोग यूजुअली यूजुअली एक सिंबल से डिनोट करेंगे यहां पर, जो कि होगा लैम्डा। ठीक है, जो कि क्या होगा, आपका लैम्डा होगा, तो हम इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। अब देखो यहां पर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये तो समझ आ गया। ठीक है, अब अगली चीज ये आती है कि हमने नेचर में ऑब्जर्व किया था
और ये हमको मिला पीरियोडिक फंक्शन। अब क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। अब नेचर से अगर हम बात करें तो हमको समझ आता है कि यार पीरियोडिक फंक्शन जो हम अभी बात कर रहे हैं अभी तक, वो सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन है। और नेचर में चीजें अकेले वर्क नहीं करती हैं, मल्टीपल चीजों से वो इंटरैक्ट करके एक फाइनल चीज आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अपने रिलेशन एंड फंक्शन में एकदम बेसिक लेवल की स्टडी कर रहे हैं, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन रियलिटी में वाई एज अगर वाई को आप आउटपुट मान रहे हो तो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स जेड के एल एम एन ओ पी, पता नहीं कितने सारे वेरिएबल्स के इनपुट के वेरिएशन से हमारा फाइनल आउटपुट आता है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मेरे स्टडी का आउटकम ले लो, तो मेरे स्टडी के आउटकम के लिए एक वेरिएबल तो हो जाता है मेरा एनवायरनमेंट, दूसरा वेरिएबल हो जाता है हमारे मेंटर्स, तीसरा वेरिएबल हो जाता है मेरा इनर मोटिवेशन, चौथा वेरिएबल हो जाता है मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, पांचवा वेरिएबल हो जाता है मेरे पेरेंट्स का मेरे प्रति भरोसा या होना या ना होना, ठीक है। छठा वेरिएबल हो जाता है मेरे फ्रेंड्स के द्वारा दिए गए ज्ञान या फिर दिए गई बातें जिनकी वजह से मैं इन्फ्लुएंस होता हूं। सातवां पैरामीटर आता है आपका सोशल मीडिया। तो इस तरह से कई पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है। मेरी लोकेशन भी वन ऑफ द पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूं जहां 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, वेयर एज मैं एक गांव में रहता हूं जहां मुझे पता है कि मुझे एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन वहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी है ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, मैं पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड हूं, ठीक है। तो ये पैरामीटर भी आपके एग्जाम के या स्टडी के पैरामीटर पे अफेक्ट कर रहा है। तो यहां एक वेरिएबल नहीं है, यहां मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल से आपकी स्टडी जुड़ी हुई है, ठीक है। इन्हीं वेरिएबल्स को हमें कंट्रोल में लाना है ताकि हम अपनी स्टडी को एफिशिएंटली कर सकें। तो अब यहां पर बात यह आती है कि सिमिलरली आपका पीरियोडिक फंक्शन सिंपल एक इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसमें इनपुट बहुत तरीके से आ सकते हैं। इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, जो कि आप लोग इसी ईयर में 11th ग्रेड में ही आप लोग पढ़ोगे वेव मोशन के अंदर, जहां पर आपका y एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम आएगा। ये तो जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप है, ये भी मुश्किल नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ 2 इनपुट्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर बहुत सारे इनपुट्स वाले फंक्शंस भी आएंगे हमारे पास नेचर के अंदर। तो यहां पर अपने आप में एक बात निकल कर आती है जो समझने वाली है, और वो बात क्या है, वो बात यहां पर यह निकल कर आती है कि क्या मैं एज अ स्टूडेंट, ठीक है, जिसको आगे चल के एक इंजीनियर बनना है, जिसके आगे चल के एक बड़े बड़े सपने हैं, इन चीजों को सिर्फ एक डेफिनेशन याद करके डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, या उससे मुझे कोई लाभ होगा? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे जिस दिशा में आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो, उस डायरेक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड या फिर जस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग ओरिएंटेड जा रहे हो, नेचर से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, नेचर के साथ जुड़ नहीं रहे हो। और जब तक आप नेचर के साथ जुड़ोगे नहीं, मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं लोगे, नेचर से बात करने का जरिया नहीं बनाओगे, तब तक चीजें आपके लिए डिफिकल्ट भी रहेंगी, टाइम भी लेंगी, और इन दी एंड आप कभी एक सक्सेसफुल पर्सन की जो राह होती है ना, उस चीज को पकड़ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे, और भीड़ के साथ चलते रहोगे बस, और अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी जिंदगी काटोगे, ठीक है। बट हर कोई जानता है कि हम इंडिविजुअली अपने लेवल पर हम अपनी जिंदगी काटना नहीं चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं। तो इंजॉय करने के लिए स्टडी को हार्ड नहीं बनाना है, स्टडी को इजी बनाना है। उसके लिए हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से नहीं करना है। मैं बहुत सी वीडियोस देखता हूं जहां पर मुझे यही देखने को मिल रहा है, और मैं पॉपुलर चैनल्स के नाम ले रहा हूं, जो बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को करने का ये रहा शॉर्टकट ट्रिक, वो ट्रिक है ही नहीं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट के साथ हमें कनेक्ट करना है। उस ट्रिक के चक्कर में हम अपने ज्ञान को अधूरा कर देते हैं। हमें ट्रिक मिल गई, क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो गया, अब हमने उस ज्ञान को लेने की जिम्मेदारी ली ही नहीं, हमने उस ज्ञान की परवाह ही नहीं करी, जबकि उस ज्ञान की मदद से आप उस ट्रिक को, जिसको आप ट्रिक कह रहे हो, आप कॉन्सेप्ट में तब्दील कर सकते हो, आप अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज के एप्टीट्यूड को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, ताकि आप नेचर से बहुत अच्छे से बात कर पाओ। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि चलो बाई चांस मुझे ट्रिक मिल भी गया, स्टिल मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, और कैसे करना है ये आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट। आज का लेक्चर एक टीचर की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि आज का लेक्चर एक स्टूडेंट अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे कर सकता है उस चीज के लिए है। तो आपको यहां पर पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करना है, तो यहां पर प्रीवियस चीजों का ज्ञान हमारे काम आएगा। बट आज के लेक्चर को चलो बाई चांस आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो भी एक बार पूरा देखना, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि क्यों मुझे सीक्वेंस में भी चीजों को स्टार्ट करना है, और सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट वे क्या होता है। बेस्ट वे नहीं कहूंगा मैं, वो एक्चुअली में वर्ड गलत है, बेस्ट नहीं कहूंगा मैं इसे, मैं उसको कहूंगा राइट वे क्या होता है, उसका सही तरीका क्या होता है, और कैसे हम अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं,
ठीक है, किस तरह से हम अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। तो अब अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन को ही एज ए एग्जांपल लेता हूं सेल्फ स्टडी के लिए, सो मेरे पास बुक्स के अंदर बड़ा एक सिंपल सी डेफिनेशन आई कि दोज फंक्शन विच रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ एक्स वैल्यूज। ठीक है, ये मेरे पास आया कि ऐसे फंक्शन जो थोड़े जब आप एक्स की वैल्यू इनपुट दे रहे हो तो एक पर्टिकुलर वैल्यूज के इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। तो उससे मुझे ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा। ये हमें यहां पर इक्वेशन प्रोवाइड कर दी जिससे हमने इन चीजों को समझ पाए। ठीक है, हमने इस चीज से इन चीजों को ऑब्जर्व किया तो समझ आए कि हाँ ये फंक्शंस अपने आप को रिपीट करेंगे। ठीक है, और इस लैम्डा को हमने नाम दिया पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, लैम्डा को हमने नाम दिया है पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब ये मुझे किताब से ज्ञान मिल गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैंने बुक के अंदर ऑब्जर्व करी, ठीक है, तो उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। से फॉर एग्जांपल अब बुक पे ही चलते हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि भाई आपका 11th ग्रेड वाले बच्चों के लिए मैं एक बात बता देता हूं, 12th ग्रेड वाले समझ जाएंगे इसको क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जर्व कर चुके हैं ऑलरेडी। 11th वाले बच्चों क्योंकि अभी आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो इट मींस इट इटसेल्फ शोज कि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आएगी बट बहुत ही बेसिक लेवल की है जो 10th ग्रेड तक आप ऑब्जर्व कर चुके हो। रही बात उनकी वैल्यूज की, तो वो वैल्यूज के बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन स्टिल अगर आप उन वैल्यूज को नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर एक्सप्लोर करने के बाद एक बार वापस आके इस चीज को वापस से ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस मोस्टली या सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस आपके एक्चुअली में, ठीक है, जो बेसिक फंक्शन है साइन कॉस टैन ये वाले जो हैं, ठीक है, ये आपके पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। तो उनके एग्जांपल्स यहां पर भर भर के आने वाले हैं। और दूसरी चीज आपको एक और चीज का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, जो कि है आपका स्ट्रेट लाइन। अब कई बच्चे यहां पर जो 12th के और ड्रॉपर्स के होंगे वो भी सोचेंगे स्ट्रेट लाइन का कनेक्शन यहां पर कैसे आ गया। ऑब्जर्वेशन के लिए हमको मैथमेटिक्स एज अ टूल चाहिए जो कि कम्युनिकेट कर सके सिचुएशन के साथ, और यहां पर स्ट्रेट लाइन का यूज होने वाला है। इसीलिए मैंने दो स्ट्रेट लाइंस भी यहां पर ऑलरेडी बनाई है ताकि वीडियो के दौरान टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को भी ऑब्जर्व करने के बाद आप यहां पर एक बार रिविजिट जरूर करना। 12th के बच्चे और ड्रॉपर्स तो जानते ही हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, चलो, और वो भी स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट भी बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, बहुत बेसिक है, आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करेगा, जिस इंटरवल के बाद रिपीट करेगा उस इंटरवल की लेंथ को ही हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे लिए पीरियड ऑफ द फंक्शन बन गया। अब जैसे कि अगर मैं साइन एक्स का अगर ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, यहां पर π/2 लेता हूं, यहां पर पाई लेता हूं, यहां पर 3π/2 लेता हूं, यहां पर 2π लेता हूं और आगे बढ़ता हूं, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। इसके बाद जैसे ही आप एक्स में आगे की तरफ इनपुट देना स्टार्ट करोगे उसकी वैल्यू अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस साइन एक्स का जो पीरियड बन गया, जो लैम्डा आया, वो क्या आया मेरे पास 2π। इट मींस कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2π। ठीक है, और फिर वो उसके बाद भी रिपीट करेगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2π के बाद 2π और ऐड कर दो 4π इक्वल टू साइन एक्स प्लस 4π में भी 2π ऐड कर दो 6π एंड सो ऑन। यहां पर देखो फंक्शन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। बट यहीं पर नहीं रुको, आप क्या हो, स्टूडेंट हो। स्टूडेंट का काम क्या है, ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ हमें एक क्यूरियस बंदा भी बनके रहना होगा। तो यहां पर अब बात आती है कि मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, मैंने देखा कि यार हमारे जो पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है बाय डिफॉल्ट, उसके हिसाब से y की वैल्यू जब वापस से अपनी रिपीट होगी, ठीक है, वापस से वही y आउटपुट की वैल्यू यानी y की वैल्यू वही आएगी, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं एक वैल्यू पकड़ता हूं साइन एक्स में, ठीक है, और मैं देखता हूं कि ये वाली वैल्यू वापस से कब आई, तो यहां पर आई, तो क्या ये यहां से लेकर यहां तक का जो इंटरवल है ये मेरा लैम्डा है? जवाब आएगा नहीं है, ये लैम्डा नहीं है। लेकिन लैम्डा अगर मैं कहूं इस वाले पॉइंट पे आता हूं तो क्या यहां से लेकर यहां तक जो मेरा गैप है क्या ये लैम्डा है? आपको जवाब मिलेगा यस। जब आप मल्टीपल एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये लैम्डा है। y की वैल्यू बेशक यहां पर दोबारा से वही आ गई लेकिन ये लैम्डा नहीं है। इट मींस यहां पर हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कुछ तो ऐसा है जिसको मैंने ध्यान नहीं दिया, और फिर वो चीज हमें जब हमने सही डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट किया ना तो हमें सही डायरेक्शन, अब हमारा खुद ब खुद सवाल आएगा कि ऐसा वो क्या चीज है। देखो पहली चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन कर ली। दूसरा स्टेप क्या है, आस्क द राइट क्वेश्चन। अब क्योंकि हमें ये पता चल गया कि भाई ये वाला गैप जो है ये मेरा पीरियड नहीं है बल्कि ये वाला गैप मेरा पीरियड होगा, तो अब खुद ब खुद सवाल आएगा ऐसा क्यों। ठीक है, तो उस सवाल की वजह से फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। सही सवाल पूछ लिया, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें मिलेगा फ्लो ऑफ आउटपुट। अब देखो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना यहां पर, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन साधारण भाषा में लिखी गई है। फंक्शन विच रिपीट इट्स फ्लो ऑफ आउटपुट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल गैप इन द एक्स वैल्यूज और इनपुट वैल्यूज। ठीक है, इनपुट वैल्यूज के फिक्स्ड गैप के बाद है।
तो अब यहां पर ये जो चीज है ना, ये ऑब्जर्व करके निकाली गई है, ठीक है, और हर एग्जाम्पल में देखा गया, तब इन चीजों को समझ आया। तो हमें पता चला कि ये जो y की वैल्यू आपने पहले ढूंढी है, इस वक्त आपका फंक्शन ऊपर जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। जैसे x बढ़ रहा है तो y भी आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब इस वैल्यू पर आते हैं तो इस वक्त आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आऊं तो इस वक्त भी आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इसलिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहां पर फ्लो ऑफ आउटपुट आपका सिमिलर है, या फिर मैं कहूं सिमिलर भी नहीं, सेम है, वहां पर आपके फंक्शंस को ये कहेंगे कि हाँ, ये y की वैल्यू रिपीट कर रहे हैं इन अ सिमिलर फ्लो। तब आपका फंक्शन कहा जाएगा कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू दोबारा आ रही है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन का फ्लो। तो आपका फंक्शन का फ्लो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला पार्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक अगर मैं फंक्शन को कट कर दूं तो इसके आगे जो फंक्शन बन रहा है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहां पर फ्लो, रिपीटिशन ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार हम इसको y की वैल्यू के साथ कंसीडर कर जाते हैं कि y की वैल्यू दोबारा आ गई यहां पर, तो अच्छा ये वाला पार्ट है। और इसी चीजों को आईआईटी का जो पेपर सेट करते हैं वो क्या करते हैं, कई बार एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बना देंगे और बताएंगे कि हाँ भाई, y की वैल्यू पहली बार यहां पर थी, दूसरी बार दोबारा यहां पर आई है, तो इसका पीरियड कितना होगा। हम उस इक्वेशन से x की वैल्यू ढूंढेंगे और पीरियड लेंथ बता देंगे, और वहां पर गलती हो जाएगी क्योंकि वो दो वैल्यूज वो ये वाली देंगे। हमें यहां पर फ्लो को देखना है। हम कहते हैं ना आईआईटी का पेपर लंबा, क्वेश्चंस लंबे होते हैं, नहीं, वो आपको बस ये चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर सोचने की क्षमता है या नहीं है, क्योंकि इंजीनियर्स वो क्रिएट करते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके लिए आपको थिंकर बनना पड़ेगा। आपने एक रटा रटाया फॉर्मूला ले लिया कि ये इन दोनों पे y की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, चलो ये रहा मेरा लैम्डा। लेकिन फिर अब ये क्वेश्चन लगेगा, यार आईआईटी का तो पेपर बहुत ही आसान हो गया, फिर तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं। यहां तो मुझे पर क्वेश्चन अगर मेरे को 5 मिनट्स मिल रहे हैं तो मैंने तो 30 सेकंड में निकाल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन इजी है, आपको यहां पर चेक करना होगा क्योंकि आपने अलग से पढ़ा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर इंक्रीज हो रहा है, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, इस चीज के हिंट क्वेश्चन के अंदर होंगे, बट हम तो फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। और इन दी एंड जहां हम उम्मीद करेंगे 4 नंबर की, वहां वो 4 नंबर भी नहीं आएंगे, -1 अलग से हो जाएगा, यानी 5 नंबर का लॉस, ठीक है। तो थिंकर बनोगे तो जेई मेंस जेई एडवांस ये कुछ भी नहीं है। इन दी एंड मेरा सिंपल सा मानना है, अगर मुझे साइकिल चलानी बहुत अच्छे से आती है तो उसके बाद मुझे सोचना भी नहीं पड़ता है कि साइकिल कैसे चलाई जाए। सिमिलरली आज अगर मैं सोचूंगा तो एग्जाम में मुझे पता होगा कि भाई एक एग्जामिनर के माइंड में क्या क्या चीजें चल रही होंगी, वो किन किन पॉइंट पे मुझे चेक कर सकता है, और ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया है तो मैं बता सकता हूं कि वो मुझे किन किन तरीके से चेक कर सकता है। बिकॉज एग्जामिनर के पास भी एक कंस्ट्रेंट है, उनके पास ग्रेजुएशन लेवल का भी नॉलेज है, मास्टर्स लेवल का भी नॉलेज है, पीएचडी लेवल का भी नॉलेज है, बट स्टिल ही इज कंस्ट्रेंट टू आस्क मी क्वेश्चन इनटू माय सिलेबस रीजन ओनली। उनका सेट डिफाइंड है, उस सेट के बाहर वो कोई इक्वेशन यानी कि कोई भी रिलेशन आपको नहीं देंगे, बस वो दिखाएंगे ऐसा कि भाई ये क्वेश्चन को हमने बहुत तगड़े तरीके से मॉडिफाई कर दिया है। सोचो इन बातों को, कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा, ठीक है। आपको बस सोचना आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सो देखो, अब पीरियोडिक फंक्शन हम लोगों को समझ आ गया, ठीक है। लैम्डा क्या है ये हम लोगों को समझ आ गया। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप एज अ स्टूडेंट मैं यहां पर ये करूंगा कि मैं अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता हूं और यहां पर मैं अभी बेसिक लेवल पर मैं ये जानता हूं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है, ठीक है। पीरियड हम निकालेंगे कैसे ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब बेसिक लेवल पर अब मैं जाऊं तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि यार अब मुझे ना ट्रिक्स दी हुई हैं कुछ बुक्स के अंदर, ठीक है, या हमारे लेक्चर्स के अंदर हमें ट्रिक्स बता दी गई हैं कि अगर आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड लैम्डा है, और अगर आपके पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी तो इसका पीरियड होगा लैम्डा अपॉन में ए। सिर्फ एज अ डेफिनेशन आपको ये मिलेगी। मेरे पास ना 2 ऑप्शन हैं, चलो ये मिल गया, ओहो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं तो फटाफट कर लूंगा, अब तो मेरे क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने ये रास्ता चूज किया, क्वेश्चंस हो गए, नॉलेज मिली नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ट्रिक ना समझ के ये सोचूं कि अब ये मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी मैथमेटिक्स को राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करने की, नेचर से बात करने की, ताकि मैं उससे बात करके उस मैथमेटिकल नॉलेज को अपने अंदर लेकर आऊं, प्लस वो नॉलेज मुझे आगे कितनी बड़ी बड़ी चीजों से कम्युनिकेट करने में मदद करेगी, और वही हेल्प मुझे आगे एक ट्रू इंजीनियर में ट्रांसफॉर्म करेगी। तो मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लूंगा। मैं मतलब मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बता रहा हूं अभी, तो मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लूंगा कि यार चलो अभी मेरा पेपर नहीं चल रहा है, इट्स टाइम कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं और जानूं इसके पीछे का रीजन क्या है। कि जनरली लोग कहते हैं ना आईआईटी के एग्जाम का ड्रॉबैक क्या है, हमारी थिंकिंग पावर खत्म हो जाती है, इतना बड़ा सिलेबस है, पहली चीज
आपको मैं एक चीज और कई बार बता भी चुका हूं, एक बार और बताता हूं। आईआईटी का सिलेबस बड़ा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं तो वो खत्म ही नहीं होता है। अगर राइट डायरेक्शन में हम लोग एक्चुअली में जब चीजों को एज अ अपॉर्चुनिटी लेना स्टार्ट करेंगे ना, आपका सिलेबस 11th-12th मिला के 150 से 200 दिन के अंदर अंदर फिनिश हो जाता है। 200 दिन में तो बोल रहा हूं पीसीएम, 150 दिन में आपका फिजिक्स और मैथ मिला के फिनिश हो सकता है। राइट डायरेक्शन में और करेक्ट सीक्वेंस में पढ़ना है हमें, ठीक है, चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। तो अब मैं हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं और इसके साथ साथ मैं अपनी एक लिस्ट रेडी करता हूं, ठीक है। लिस्ट क्या है कि यार मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट बुक मैंने आप लोगों को बता ही रखी है, जो कि है आपकी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर एमएल खन्ना। ये एक ग्रंथ है, ये पूरी की पूरी एक ग्रंथ है, मैथमेटिक्स का हर पॉसिबल क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने जब हर वैरायटी के क्वेश्चंस को देखा तो मैंने अपनी लिस्ट रेडी करी कि यार पीरियोडिक फंक्शन के अंदर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स, ये बच्चों वाले क्वेश्चन तो आईआईटी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो पूछ क्या क्या रहा है, तो वहां पर हमें देखने को मिला कि y एज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। लिस्ट में एक पार्ट लिया गया, फिर दूसरा है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ये एक पार्ट आ गया, मैंने कहा ओके, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चंस को और एक्सप्लोर किया, ठीक, करा नहीं, क्वेश्चंस को देख रहा हूं अभी, तो मुझे यहां पर दिखाई दिया कि ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी पावर में n ले लिया और n के केस में दो चीजें आ रही हैं, या तो वो ऑड हो सकता है या वो इवन हो सकता है। मैं अभी अपनी लिस्ट स्टडी कर रहा हूं। फिर आया मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, जहां पर एफ एक्स और जी एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। फिर मेरे पास लिस्ट में आया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो इस तरह के प्रश्न इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशन मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरा काम क्या है, इन चीजों को स्टडी करना, ठीक है, इन चीजों को स्टडी करना, और इन्हीं के साथ में अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखूं, ठीक है, तो इसके बाहर मॉड लगाया जा सकता है, इसके बाहर मॉड लगाया जा सकता है, या इनकी पावर में एन डाला जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, यही तो सारी पॉसिबिलिटीज जिन पर एक एग्जामिनर मुझसे प्रश्न कर सकता है, उसकी मैंने लिस्ट बना ली। अब मेरी बारी है राइट वे ऑफ एजुकेशन पे आगे बढ़ने की, और वो क्या है, राइट वे पर आगे बढ़ने की, जो कि क्या है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो एक एक पार्ट को, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो एक एक पार्ट को। यकीन मानो इनके ट्रिक्स याद करोगे ना, जो कि देखो अगर आप 12th में हो या फिर आप ड्रॉपर हो तो आप ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लोर कर चुके हो, याद तो किया ही होगा, ऐसी बात तो है नहीं कि आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, याद किया होगा, पर क्या आज भी वो आपको याद है? असली सवाल ये है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्या आज भी आप इनके क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर कर पाते हो? नहीं, क्योंकि वो रास्ता गलत है। लेकिन एक बार एडिशनल टाइम देके मैं ऑब्जर्व करूं इन चीजों को, ज्यादा से ज्यादा इन सबको ऑब्जर्व करने में 1 घंटे के से भी थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, या मान लो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे की राइट वे में एजुकेशन लेने से अगर मैं अपने कई सारे घंटे बचा सकता हूं, और मेरे पास इनके क्वेश्चन अब कभी गलत हो ही नहीं रहे हैं, तो यहां पे मेरी बचत हुई कि नहीं हुई? हमको लग रहा है कि यार ट्रिक्स तो मौजूद हैं, एक्स्ट्रा क्यों ऑब्जर्व करना है, ठीक है, लेकिन उन ट्रिक्स की वजह से मैं 100 बार इन चीजों को भूल जाता हूं। अब 100 बार भूलता हूं क्योंकि ट्रिक की पता सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, एक दो क्वेश्चन, एक दो टाइप के ट्रिक्स हो, चलो ठीक है, कर लिया, हर चीज में ट्रिक है, और इतना सारा कंटेंट है कि कितनों के ट्रिक्स आप याद रखोगे, ठीक है। बच्चे कहते हैं हमें रटना पसंद नहीं है, लेकिन ये ट्रिक्स आपको, ट्रिक्स की जो ये सॉफ्ट पावर है ना, कि आपको पता भी नहीं है कि आप ट्रिक की वजह से चीजों को रट रहे हो। ट्रिक्स आपको रटवा ही तो रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे का लॉजिक हमने ऑब्जर्व किया ही नहीं है। ये बात, इन बातों को जरूर समझो, ठीक है। ट्रिक की वजह से आपने उनके पीछे के लॉजिक को, उसके पीछे के मैथमेटिकल नॉलेज को आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका ज्ञान अधूरा, और अधूरा ज्ञान कभी भी कामयाबी की सीढ़ी नहीं बन सकता है। तो अब हमारा काम क्या है, राइट वे में पढ़ना, ऑब्जर्व करना, एक बार में एक सिचुएशन पकड़ेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, और देखो रिजल्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो इसको हम हटा देते हैं। अब यहां पर लिस्ट में हम पहला पार्ट लेते हैं, जो कि हमारे पास ये आया कि अगर ये इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ हमारी बुक में गिवन है, जो कि है y अगर f ऑफ x है और इस फंक्शन का पीरियड लैम्डा है, और अगर मैं सेम फंक्शन लेता हूं यानी कि f और उसमें ax प्लस b डालता हूं, तो इसका पीरियड हो जाएगा लैम्डा अपॉन में a, ठीक है। तो अब यहां पर पहली चीज हमें इस परिस्थिति से बात करते हैं, और वो क्या है कि फंक्शन आपका सेम है, इनपुट का जो फ्लो है, यहां पे मैंने कहा था ना फ्लो वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है, मिल गया, फ्लो वर्ड पे ध्यान देना, फ्लो वर्ड पे ध्यान देना कि फंक्शन तो सेम है, लेकिन इनपुट का जो फ्लो है वो देखो आपका यहां पर चेंज हो गया है। पहले x का इनपुट आ रहा है 0 1 2 3 4 5 इस तरह, मान लो एग्जांपल के फॉर्म में, लेकिन अब आप x को इनपुट दे रहे हो, वो इस इक्वेशन से गुजर रहा है, जिससे एक आउटपुट आ रहा है, और फिर वो आउटपुट इस फंक्शन के लिए इनपुट बन रहा है,
ठीक है, पकड़ में आ रही है, ऑब्जर्वर की तरह काम करना है हमें, चीज मुश्किल है नहीं है, ऑब्जर्व करो देखो। तो फ्लो आपका डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट का फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस फंक्शन को ऑब्जर्व करना चाहिए, और यहां पर मुझे ये फंक्शन क्या लेना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक बोल रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शन ले लेते हैं। अब वो जो पीरियोडिक फंक्शन है उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठा लेते हैं, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है आपके पास sin x। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास sin x है, और हमें अपने फिजिक्स के चैप्टर में साइन वेव्स के साथ ही डील करना है, इसलिए हम साइन के साथ ही यहां पर एज एग्जांपल लेते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट जुड़ा रहे। ठीक है, सो हमने कहा कि यार एक में तो फ्लो, इनपुट का फ्लो जो है वो x की तरह है, एक में जो इनपुट का फ्लो है वो ax प्लस b की तरह है। ठीक है, तो हम यहां पर कहते हैं कि z इज इक्वल टू x लेते हैं। ठीक है, और ये z जो है मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास इनपुट। ठीक है, z जो है मेरे पास बन जाएगा इनपुट, और एक मैं लेता हूं z डैश, इसको मैं लेता हूं ax प्लस b, तो ये z डैश क्या बन जाएगा मेरे पास, इनपुट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं y ना लिख के z डैश और z ले लेता हूं, मैंने यहां ax लिया है तो अभी ax लेता हूं। हमारा प्रीवियस ज्ञान देखो यहां पर अब काम करेगा, मदद करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एक एक्स एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, यहां पर भी एक्स एक्सिस बनाया, अपना ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन फंक्शन को मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब कर क्या सकता हूं मैं इन रिलेशंस को ढूंढने के लिए। ठीक है, मुझे यह पता है कि इस फंक्शन का पीरियड जो है वो लैम्डा है। ठीक है, तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, चलो बुक में दिया है, लेकिन अभी के लिए मैं मानता हूं मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो पीरियड आएगा मैं उसको बोलता हूं कि भाई आप हो लैम्डा नॉट, हमने आपको सिंबल दे दिया एक नया, लैम्डा नॉट सिंबल है आपका, तो अब मुझे लैम्डा नॉट निकालना है। बट एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं पता है, लेकिन सोच के देखो उस मैथमेटिशियन को भी तो नहीं पता होगा ना जो इसको पहली बार स्टडी कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टडी करा जा चुका है। लेकिन उस मैथमेटिशियन के बारे में सोचो जो पहली बार इसको स्टडी कर रहा होगा, उसको किसने बताया, तो उसको नेचर ने बताया। तो फर्स्ट स्टेप पे चलते, जहां से हमें करेक्ट ज्ञान मिलेगा, नेचर के पास चलते हैं, तो खुद ब खुद हमें समझ आ रहा है कि यार हमें अपने ऑब्जर्वेशन के अंदर एक्स को लेकर आना है, ax प्लस बी को लेकर आना है, और अपने फंक्शन को लेकर आना है जो कि है आपके पास साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं, चलो इनके ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया, या फिर z इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लिया, ये रेड कलर की लाइन जो कि सिंपली 45 डिग्री के एंगल पर है, और ना भी देखो तो सिंपल आपको समझ आ जाए कि भाई वैल्यूज को प्लॉट करके आप ग्राफ बना सकते हो। यहीं पर आपका स्ट्रेट लाइन वाला ज्ञान थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, अब दूसरा है ax वाले ग्राफ, ax वाली लाइन का ग्राफ बनाना है। तो a जो है, ये देखो ये ब्लू कलर की लाइन जो है, ये है आपका z डैश इज इक्वल टू ax, मैंने इसका ग्राफ भी बना लिया। ऑब्वियसली इनके अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जो मान लो इसको मैं z बोल रहा हूं, जो कि मेरा इनपुट बनेगा यहां पर। ठीक है, तो मैं यहां पर f ऑफ x की जगह fz लिख देता हूं। ठीक है, fz लिख देता हूं। पहले क्या है, z इज इक्वल टू x है, x का इनपुट दिया जो कि z के ही बराबर है, यानी z इज इक्वल टू x, तो ये बन गया f ऑफ x, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आ गया, तो ये y इज इक्वल टू f ऑफ x का आउटपुट है। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो जब x की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, अब ट्रेसिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 थी, ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 थी, ठीक है, तो इस पॉइंट पर देखो इनपुट क्या था, चलो x में जाते हैं, हमने इनको पैरेलल क्यों रखा, ताकि हम ट्रेस कर सकें। ठीक है, और यहां पर y की वैल्यू क्या थी, ये रही। ठीक है, z की वैल्यू ये थी, सॉरी z की वैल्यू, तो यहां पे मैंने z1 लिख दिया, जहां पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम है। अब ऑब्जर्व, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्व करना, x की ये वैल्यू पर z की वैल्यू जो है वो, जो भी मान लो ये वैल्यू a है, तो z1 की वैल्यू क्या आएगी a, बट a तो मैंने यहां लिख रखा है, तो मैं यहां पर l लिख देता हूं। ठीक है, कि मान लो ये वैल्यू l है, क्योंकि y z इज इक्वल टू x के बराबर है, तो z का आउटपुट क्या आएगा, l आएगा। ठीक है, अब अगर मैं f ऑफ ax प्लस बी रखूंगा, तो जब ax प्लस बी की वैल्यू l के इक्वल होगी, तो फिर ये फंक्शन आपको आउटपुट क्या देगा, 1 ही तो देगा, जो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है वही उसका आउटपुट होगा। यस और नो, सिंपल सोच के देखो, इनपुट सेम तो आउटपुट भी सेम, क्योंकि फंक्शन आपका सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये इस ax वाले फंक्शन में कहां पर आ रही है, ध्यान से देखो यहां पर आ रही है, यानी कि जब x का इनपुट ये होगा तो उस टाइम z डैश वन की वैल्यू भी क्या होगी, l के बराबर होगी। इट मींस जब x की वैल्यू ये आएगी, तभी आपका ये वाला फंक्शन आपको +1 वैल्यू आउटपुट में दे देगा, क्योंकि sin x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, +1, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। ठीक है, दे देगा। अब आपको फ्लो के बारे में समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो भाई यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, तो मैं इसका ग्राफ यहां पे ब्लैक कलर से बनाता हूं ताकि अलग से दिख जाए। तो भाई इसकी वैल्यू यहां पर होगी, ये रहा ब्लैक में -1।
जीरो पर तो जीरो है। अब इसको वापस से जीरो पर लेकर आते हैं, ठीक है, वापस से जीरो पर लेकर आते हैं। यहां से सेम इसी चीज को एक बार रिविजिट करते हैं। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है। इस वैल्यू पर आपको, ठीक है, Z2 बोलता हूं, जो जब एक्स की वैल्यू ये होगी तो यहां पर साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये, ठीक है। अब यही चीज इस फंक्शन के अंदर ऐसा अगर इनपुट आएगा, सेम वैल्यू अगर ए एक्स प्लस बी की वैल्यू, जो यहां पर मान लो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू पाई पर जीरो होता है ना, मान लो एक्स की वैल्यू पाई है तो Z2 की वैल्यू क्या है, पाई है। तो Z2 डैश की वैल्यू पाई कब होगी, यहां पर देखो ध्यान से, ये y है, y में इसकी वैल्यू पाई यहां पर है, तो ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। x के इस इनपुट पर ax वाली जो लाइन है वो आपको पाई एज अ आउटपुट वैल्यू देगी। वो आउटपुट यहां पर आप पुट करोगे तो यहां पर आप क्या डालोगे, 2 पाई। तो f ऑफ 2 पाई यानी कि साइन 2 पाई के आउटपुट क्या होगा, जीरो, यानी कि इस वैल्यू पर देखो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। अब वापस से इस पॉइंट पे चलते हैं, रिविजिट, ताकि हमें ऑब्जर्वेशन और पक्के तौर पे हो जाए। तो इस वैल्यू पर आते हैं। सिमिलरली अब देखो यहां पर भी वही चीज, इस वैल्यू पर आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, यानी कि देखो यहां पर आ गया। तो ये रही वो वैल्यू Z3, और फिर इस पे जीरो पे चलते हैं, लास्ट फाइनल, ठीक है। तो ये रहा वो चीज, और यहां पर आ गया, ये रही वो वैल्यू जहां पर ये वापस से क्या देगा, मुझे जीरो देगा, और ये रहा वो वैल्यू। अब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूं, डॉट नंबर 1, डॉट नंबर 2, डॉट नंबर 3, ये सॉरी डॉट नंबर 3 यहां पर है, माफ करना, ठीक है। डॉट नंबर 3, डॉट नंबर 4, डॉट नंबर 5, ठीक है। और अब इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो वो देखो, वो पहले से श्रिंक हो गया है, यानी कि अब इसके बाद ही अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। पॉइंट टू बी ऑब्जर्व, ठीक है, कि अगर मैं देखूं तो पहले इसका लैम्डा ये था, एफ ऑफ एक्स का लैम्डा ये था, लेकिन तो ये कहूं मैं लैम्डा है किसका, एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। लेकिन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो लैम्डा नॉट है उसकी लेंथ देखो कितनी आ रही है, वो इस ब्लैक वाले को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो वो बस इतनी आ रही है, यानी कि ये लेंथ आपके पास क्या है, लैम्डा नॉट है। ये लेंथ आपके पास क्या है, देखो लैम्डा नॉट है, और लैम्डा नॉट लैम्डा से छोटा है, क्योंकि ए एक्स का फ्लो एक्स से फास्ट है। ए एक्स का फ्लो जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे y की वैल्यू में, जब x जो है यहां तक पहुंचेगा, x यहां तक पहुंचेगा तो y यहां तक पहुंचेगा। लेकिन ax को अगर मैं देखूं, ax बस यहीं तक पहुंचेगा, y में आप उससे तेज निकल जाओगे। फ्लो, डिफरेंशिएशन और फ्लो कनेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही हमारी मैथमेटिकल वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो यहां पर इसका फ्लो इससे तेज है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ग्रोथ ऑफ ax इज ग्रेटर देन ग्रोथ ऑफ x, या फिर ग्रोथ की जगह आप इस वर्ड का यूज भी कर सकते हो, फ्लो ऑफ ax इज ग्रेटर देन फ्लो ऑफ x। तो देखो फ्लो हमें यहां पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो साइन ax प्लस बी है ये अपनी वैल्यूज को जल्दी रिपीट कर लेगा। तो इसका जो इंटरवल होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका पीरियड लेंथ छोटा हो गया। अगर ये लाइन इसके नीचे होती तो ये ज्यादा टाइम लेता, ठीक है, यानी कि इसका जो लैम्डा है वो और बड़ा हो जाता, वो क्या हो जाता, और बड़ा हो जाता, ठीक है, लैम्डा नॉट और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने फ्लो को ऑब्जर्व किया। सिर्फ इस चीज से मेरा क्वेश्चन हो रहा था, लेकिन इस चीज से मुझे फ्लो का ज्ञान मिला, ऑब्जर्वेशन। इससे अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन करने जाता क्वेश्चन होता, लेकिन ऑब्जर्वेशन की वजह से मुझे फ्लो का ज्ञान मिला। किसका ज्ञान मिला, फ्लो का ज्ञान मिला। और ये फ्लो का ज्ञान मेरे कितने मदद करेगा, मेरी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को बिल्ड करेगा, ठीक है। अब चलते हैं फर्दर ऑब्जर्वेशन पे। तो अब हमारा काम क्या है, लैम्डा और लैम्डा नॉट, इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, अपने को थोड़ी पता है, ठीक है, अपने को थोड़ी पता है। हाँ, एक हिंट ले सकते हैं, बुक में बोला है कि वो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में ए के बराबर होगा, तो इसका मतलब वो है, इसका मतलब वो ढूंढा जा चुका है, इसका मतलब हम भी ढूंढ सकते हैं। तो ढूंढते हैं यहां पर, चलो ढूंढते हैं। तो ढूंढने से अगर मैं कहूं ये रहा मेरे पास, अब मुझे यहां पर ना मार्किंग करनी होगी। तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इस पॉइंट तक, यहां पे देखो मार्किंग करनी जरूरी है, इस पॉइंट तक ये रहा, ठीक है, ये है मेरे पास क्या है, लैम्डा नॉट। ये जो इंटरवल है इसकी लेंथ क्या है, लैम्डा नॉट। वेयर एज यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है मेरे पास लैम्डा, ठीक है, ये लेंथ है मेरे पास लैम्डा। अब देखो यहां पर अगर मैं पकड़ूं तो वो ये पॉइंट ये था, और सॉरी ये थोड़ा आगे बन गया है, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैंने कहा दो स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर या तो रेक्टेंगल बन सकती है या ट्राइंगल बन सकती है, और क्या ही कर सकते हैं, अपने को पता ही नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी सीखी हुई मैथमेटिक्स को एज अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इस परिस्थिति में यूज करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलो भाई फाइनल आउटपुट के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन बना दी, ठीक है, और इसके लिए भी मैंने क्या किया, एक लाइन क्रिएट कर दी, ठीक है, क्रिएट कर दी। अब मेरे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, ये देखो, ये ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल, ठीक है।
तो अब जो जो नॉलेज मेरे पास है हमें उसका यूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से नहीं, जो यहां पे दिख रहा है उसके हिसाब से जो y इक्वल टू एक्स है, ये कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी π/4 का एंगल बनाएगा। वेरस ये कितना एंगल बनाएगा? ये जो दूसरी लाइन है ax, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर का ज्ञान, अगर y इक्वल टू ax है तो ये a जो है ये tan थीटा के बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां से थीटा निकल जाएगा, नहीं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। तो ये एंगल आ गया मेरे पास tan इनवर्स a। जस्ट इतनी नॉलेज आपको वहां पर जो है, ठीक है, वो लेनी है। बट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि a ही आपका tan थीटा के बराबर होता है। ये आप स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में एक्सप्लोर कर लोगे, ठीक है। तो भाई ये एंगल आ गया tan इनवर्स है, ये एंगल आ गया π/4, और मुझे पता है कि ये लेंथ कितनी है लैम्डा, और ये जो छोटी वाली लेंथ है ये कितनी है लैम्डा नॉट, ठीक है। लैम्डा लेंथ पता है, लैम्डा नॉट लेंथ पता है, ठीक है। और अब मजेदार बात बताऊं, ठीक है, नेचर में आप 2 कदम आगे बढ़ो, नेचर आपको खुद अगले 2 स्टेप्स आपको खुद प्रोवाइड करता है। अब हमें पता है कि भाई ये वाला फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, तो जितनी लेंथ ये लैम्डा है उतनी ही लेंथ ये भी होगी, यानी कि ये लेंथ कितनी है लैम्डा, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये वाली लाइन को भी देखो, तो इस लाइन की लेंथ भी तो लैम्डा हो गई, इस लाइन की लेंथ भी क्या हो गई, लैम्डा हो गई। अब क्योंकि यहां पे बहुत सारी खिचड़ी बन चुकी है, तो हमें यहां पर फटाक से उस ट्राइंगल को यहां ले आना चाहिए, ठीक है। तो भाई पहला ट्राइंगल मेरे पास ये रहा जिसकी ये लेंथ लैम्डा है और ये लेंथ भी लैम्डा है, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब एक दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास जिसकी ये लेंथ तो लैम्डा है लेकिन ये वाली लेंथ, ठीक है, ये रहा। एक का एंगल है π/4, एक का एंगल है आपके पास tan इनवर्स a, ये लेंथ भी आपके पास लैम्डा है। एग्जैक्टली यही ट्राइंगल आया, ठीक है। चलो अब अपने को पता नहीं है भाई कि आगे क्या करना है, लेकिन अपने को ये तो समझ आया कि यहां फ्लो को देख रहे थे, साइड्स में जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिली जब मैंने ट्राइंगल बनाया, तो वो इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर अलग से लिख लिया। अब उस इंफॉर्मेशन के जरिए मेरे पास सिंपली आता है कि मेरे पास ट्राइंगल्स हैं, और ट्राइंगल्स को स्टडी मैं कर चुका हूं, ट्राइंगल्स को स्टडी मैं कर चुका हूं, तो कम्युनिकेट करके देखते हैं। और हां, अभी मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आ ही जाएगा, ये क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां ट्राइंगल्स है, इसलिए मैं ट्राइंगल्स का जो ज्ञान मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसका यूज करने जा रहा हूं। तो मैंने कहा कि चल यार यूज करते हैं। तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि चलो ये जो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ना, इसकी लेंथ को मैं l मान लेता हूं, या फिर चलो कैपिटल A मान लेता हूं, कैपिटल A मान लेता हूं, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसको मैं कैपिटल B मान लेता हूं, ठीक है, A और B। तो अब क्या कर सकता हूं भाई, ट्राइंगल में क्या है, A cos थीटा, यहां पे थीटा क्या है π/4, यानी कि A cos π/4 मेरे पास लैम्डा होगा। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो यहां पे मैंने लिखा A अपॉन में √2 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब ये A का sin π/4 लूंगा तो वो भी लैम्डा आएगा, और sin π/4 किसके बराबर होता है, 1/√2 के। तो अगेन ये भी A अपॉन में √2 ही आया, तो सिंपली A अपॉन में √2 मेरे पास लैम्डा आ गया, ठीक है। अब अगर मैं B को देखूं, B पे ध्यान दो, तो B tan इनवर्स A, ठीक है, या फिर यहां पर जो एंगल है मैं उसको भी थीटा लिखता हूं, ठीक है, इतना लंबा कौन लिखेगा, tan इनवर्स A। लेट से मैंने वो थीटा लिख दिया, तो मुझे यहां क्या देखने को मिल रहा है, जो देखने को मिल रहा है हम वही लिखेंगे, B cos थीटा, B cos थीटा। अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, लैम्डा नॉट, ठीक है। B cos थीटा यानी कि ये वाला कंपोनेंट ये किसके बराबर है, लैम्डा नॉट के बराबर है। एंड B sin थीटा, ये B sin थीटा ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। पॉइंट टू बी नोटेड, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले B sin थीटा न्यूमरेटर में लेता हूं, फिर इसको लेता हूं, ठीक है। तो B sin थीटा अपॉन में B cos थीटा, ठीक है, लिख ही देता हूं, काटना क्या है, B cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के सामने क्या था, लैम्डा, और cos थीटा के सामने क्या था, लैम्डा नॉट। B से B कैंसिल, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास सिंपली tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में लैम्डा नॉट। स्ट्रेट लाइन वाला ज्ञान, tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा देखो हमने यहां लिख रखा है, ये मेरे पास थीटा है, यानी कि tan थीटा किसके बराबर है, A के बराबर है। सो A इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में लैम्डा नॉट, एंड लैम्डा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में A। मिला कि नहीं मिला, ठीक है। जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि डायरेक्ट डेफिनेशन याद करके क्वेश्चन किया जा सकता था, लेकिन इस एक्सप्लोरेशन की वजह से मैं फ्लो को, मैं ग्रोथ को और चीजों को कैसे रिलेट किया जा सकता है, और कैसे चैप्टर्स में आपस में इंटरकनेक्शन है, मतलब मैथमेटिक्स की नॉलेज में आपस में इंटरकनेक्शन है, इन चीजों को ऑब्जर्व कर पाया। तो इस चीज को डेफिनेशन पढ़ के क्वेश्चन करना पॉसिबिलिटी 1 है। पॉसिबिलिटी 2 थी कि मैं इसको एज अपॉर्चुनिटी लूं और ज्ञान की प्राप्ति करूं। इसको यहां पहुंचने के बाद मुझे मिली एक सेटिस्फैक्शन,
मुझे क्या मिला, एक सेटिस्फैक्शन मिला, और मेरी मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो सही डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, जहां मैं सोच रहा हूं, जहां मैं सोच रहा हूं। और जब मैंने सोचना स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन जब आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, हो सकता है शुरू में रिजल्ट ना आ रहे हो, लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले ज्यादा टाइम सोचने पे रिजल्ट आ रहा होगा, लेकिन जब आप राइट डायरेक्शन को अपनी थिंकिंग पावर की मदद से अपने अंदर चैनलाइज कर लोगे, तो आपको सही डायरेक्शन में सोचना आ जाएगा और आप फटाफट चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर दोगे और रिजल्ट जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमको राइट डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, और कोई सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास जिस उसका पीरियड अगर लैम्डा है, तो एफ ऑफ ए एक्स का पीरियड मेरे पास होगा लैम्डा अपॉन में ए के बराबर। व्हाट इफ मैं इसमें प्लस बी कर दूं तो क्या होगा? तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं, वहां पर भी लैम्डा अपॉन ए रहेगा, लेकिन नहीं, हमें इसको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में ए एक्स में एक बी को ऐड करूंगा, तो उससे वाई के आउटपुट में जो उसका फ्लो है वो चेंज नहीं होगा। फील करो, हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर इस प्लस बी को ऑब्जर्व कर रखा है। ठीक है, तो उससे होगा क्या, सिर्फ ये जो लाइन है अगर बी प्लस में है तो ऊपर चला जाएगा, अगर माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, लेकिन जो एक्स का फ्लो है वाई के फ्लो के साथ वो सेम टू सेम रहने वाला है। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये अपने एंगल को नहीं बदलने वाली, ये सिर्फ क्या करेगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। प्लस बी के साथ यही होगा। इट मीन्स अगर फ्लो चेंज नहीं होगा तो आपका पीरियड भी चेंज नहीं होगा, और अगर पीरियड चेंज नहीं होगा तो इसका भी आपका जो पीरियड रहेगा वो लैम्डा अपॉन में ए के बराबर ही रहेगा। इसलिए चीजों को सीक्वेंस में देखना जरूरी है। ये बात मैंने कहा था ना, आपको समझ आएगी। और दूसरी चीज, दिस इज द राइट वे, ये तो मैं खैर हर लेक्चर में बताता हूं, बट यहां पर अब आप देखो मल्टीपल नॉलेज चैप्टर्स थे, लेकिन चैप्टर छोड़ के उसको ऐसे सोचो कि मैथमेटिक्स हमारे लिए कितनी अच्छा एक लैंग्वेज की तरह एक्ट कर रहा है सिचुएशन से कम्युनिकेट करने के लिए। एंड ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। बात समझे? तो ये है देखो आपका राइट वे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पीरियोडिक फंक्शन का पहला पार्ट, जो हमें इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन पैराग्राफ हमें दिया हुआ है कि अगर 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 हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये पीरियोडिक इन नेचर है, तो एफ ऑफ एक्स का अगर पीरियड है लैम्डा, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड होगा लैम्डा अपॉन में ए के इक्वल। ठीक है, यानी कि एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन, ठीक है, 3x अगर मैं लूं तो इसका पीरियड अगर लैम्डा है, ठीक है, अब इसका तो पता ही है ना पीरियड, इसका पीरियड अगर मेरे पास 2 पाई है, 3x प्लस 4 ले लेता हूं मैं, तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3, दैट्स इट, हो गया। देखो क्वेश्चन, अब यही तो आएंगे आपके पास क्वेश्चन, आप बैठ के इसमें x की दूसरी वैल्यू ढूंढोगे। ठीक है, अगर हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसके साथ सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड है तो यूज करने में डर भी नहीं लगता है। लेकिन अगर मन में डर होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैं साइन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4 प्लस लैम्डा नॉट ऐसे लिखूंगा, फिर इनको सॉल्व करूंगा, 5 मिनट तक बैठ के सिंप्लीफाई करूंगा। इन दी एंड वो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा कि मैं समझ नहीं पाऊंगा, लैम्डा नॉट निकलेगा नहीं, और मैं क्या बोलूंगा पूरी दुनिया को, जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड टफ है। ठीक है, जेई एडवांस टफ है, ये तो भाई अलग ही दुनिया के क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जर्व करो, जवाब आपके सामने है। जेई एडवांस के क्वेश्चन आप ऐसे 3-3 सेकंड में भी कर सकते हो। रीडिंग टाइम लगता है और थिंकिंग टाइम लगता है, करने में तो आपका बस सोच लिया, बस लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, चलो, तो ये आपका जो पार्ट है, ठीक है, ये लेक्चर देखो इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लंबा होगा, तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। अब जो लिस्ट हमने बनाई थी सेकंड पार्ट के अंदर, यानी कि सेकंड, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वरना एक ही लंबी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जनरली हम उतना देर तक नहीं बैठ पाते हैं, और मोबाइल स्क्रीन से आंखों में भी स्ट्रेन पड़ता है। सो इसलिए अब बनेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि आप जरूर देखना, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको पहले फील करो, और फिर जस्ट इसके बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, और यूट्यूब पर भी वो आपको नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। सो उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि अगर पीरियोडिक फंक्शन के आगे मॉड लगा हो तो क्या करना है, फंक्शन की पावर में अगर n है, इवन ऑड हो तो क्या कर सकते हैं, मतलब कि ऑब्जर्व करके करना है, मतलब ऐसे नहीं कि एक वे बताऊंगा, ऑब्जर्व करेंगे हम इन चीजों को। ठीक है, और पीरियोडिक फंक्शन आपके प्लस माइनस, ठीक है, हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। ठीक है, सो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई होगी कि राइट वे में अपने आप को गाइड करने से कितना ज्यादा टाइम सेविंग होता है। एक पैराग्राफ पढ़ के 10 बार भूल के हम उसको 10 बार रिपीट स्टडी करते हैं, और इन दी एंड उसको माइंड में, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर बसा लेते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स, जो कि नेचर से बात करने की भाषा है,
कभी भी उस वे में जो एक्चुअली में वो है, अगर हम वही सीखेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा ना। तो वो ना सीख के हम मैथमेटिक्स को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाते हैं। ठीक है, रैंक के लिए मत भागो, सही ज्ञान के लिए भागो। यकीन मानो रैंक आपके पीछे भाग कर आएगा। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। और अगर आपको नॉलेज सही मिल रही है, आपको लग रहा है कि हम आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को एप्लीकेशन पे लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि वहां पर चीजें आपको सीक्वेंस में मिलेंगी। एंड और यूट्यूब पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप अपडेटेड रहो कि जो भी हम वीडियो पोस्ट करेंगे उसके लिए। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।